जय हिंद साथियों। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मुझे उम्मीद भी है आप साथियों एकदम परफेक्ट होंगे। और आज बात करेंगे पृथ्वी के मानचित्र की। पृथ्वी के मानचित्र की बात करें तो पृथ्वी के पर कौन कौन सी रेखाएं किस नाम से जानी जाती हैं, कौन सी रेखा किस समय को निर्धारित करती है, भारत के समय को कौन सी रेखा निर्धारित करती है, भारत किन किन रेखाओं के बीच में आता है, इस वीडियो के माध्यम से साथियों आप सभी को ये जानकारी देने वाला हूं। तो आप वीडियो पर नए हो, आप वीडियो पर नए हो तो साथी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और साथी चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये तो मैंने हर एक वीडियो में बताया आपको कि ये काम तो 3 काम आपको निश्चित ही करने हैं, ठीक है। जैसे आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो ये तीनों काम आपको और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो साथी बात करेंगे पृथ्वी के भूगोल की। पृथ्वी के भूगोल की बात कर लें तो पृथ्वी का भूगोल, ये पृथ्वी एक, ठीक है, पृथ्वी एक है। ये कैसी है? एक अंडाकार होती है। पृथ्वी क्या है? एक अंडाकार है। तो पृथ्वी का ऊपरी जो हिस्सा है, अंतिम हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, उसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जब नीचे की बात करेंगे अंतिम बिंदु की, तो ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो आपसे पूछ लेगा कि पृथ्वी के कितने गोलार्ध हैं, तो आप टिक कर देना भैया कि दक्षिणी गोलार्ध होता है, एक उत्तरी गोलार्ध होता है, मिलकर कुल मिलाकर 2 गोलार्ध होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अब बात करें मेरे दोस्तों कि पृथ्वी को 2 हिस्सों में बांटने वाली रेखा का नाम बताइए। और पृथ्वी को 2 हिस्सों में बराबर बराबर बांटने वाली रेखा का नाम होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या होगा मेरे दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके 3 नाम और 2 और नाम हो रहे हैं, जैसे विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। इसे मेरे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कह सकते हैं, या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। और ये रेखा है ना, ये अक्षांश रेखा में सबसे बड़ी रेखा है, अंशांश रेखा में सबसे बड़ी रेखा है। आपसे पूछ रहे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम बताइए, तो आप टिक कर देना विषुवत रेखा होगी, या उसे भूमध्य रेखा कह लो, या उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह लो, ठीक है। अब बात करेंगे दक्षिण की। तो ये इसका नाम है 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे मेरे दोस्तों मकर रेखा भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, तो मकर रेखा कहते हैं। उससे नीचे बात करेंगे तो ये जाएगी 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा। इसे कहते हैं अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिका रेखा, ठीक है। ये दक्षिणी गोलार्ध की रेखाएं दोनों, मकर रेखा और अंटार्कटिक रेखा। अब ऊपर की बात करें 23.5 डिग्री, इसे कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। इससे ऊपर की बात करें, ये होती है 66.5 डिग्री रेखा, ये होती है अंटार्कटिक रेखा। कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। ये उत्तरी गोलार्ध की दोनों रेखा होंगी, आर्कटिक और कर्क। ये दक्षिणी गोलार्ध की होंगी, मकर और अंटार्कटिका। अब बात कर लें भारत की। भारत की थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले इनसे बात कर लें। तो मेरे दोस्तों ये भूमध्य रेखा पृथ्वी की 2 हिस्सों बराबर बांटती है। ये हमेशा रेखाएं जो अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा की कुछ बातें होती हैं, खूबियां होती हैं। अक्षांश रेखा हमेशा बराबर बराबर दूरी पर होती हैं। इनके बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर की होती है। और ये साथियों ये कभी नहीं मिलती, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ये भी आप ध्यान रखना है। और इनके बीच की दूरी हमेशा एक ही रहेगी, समान रहेगी, है ना। इनमें कोई उतार चढ़ाव नहीं होगा। इनके बीच की दूरी कितनी होगी? 111.13 किलोमीटर। ये कहीं जुड़ती नहीं है, ये कहीं मिलती नहीं है, इनकी ये खास बात है। और एक खास बात क्या होगी? इनकी रेखा की बात कर ले मेरे दोस्तों, इन रेखाओं की बात कर ले कुल, कि भैया अक्षांश रेखा कुल कितनी होती है। तो कुल अक्षांश रेखा है जो 179.2 +2,
हमने +2 क्यों किया है? क्योंकि कोई कोई किताब 179 बताती है, कोई कोई किताब 181 बताती है। इनका भी बात करेंगे कि 181 179 कहाँ से आया। 179 का मतलब होता है जो दो रेखा है ना, दो रेखा ये, तो एक रेखा है तो एक दक्षिणी ध्रुव की है और एक रेखा उत्तरी ध्रुव की है। इनको कभी कभी कोई किताब मानती नहीं है और इनको कोई कोई किताब मानती है। ठीक है, तो इसको हमने बना दिया 179 + 2 = 181। ठीक है, तो आपसे पूछ ले अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है, तो आप टिक कर देना 181 है। ठीक है, बात समझ में दोस्तों। अब बात कर लें कि इनके बीच की दूरी को कितने समय में नापा जा सकता है। इनके बीच की दूरी कितनी 111.13 किलोमीटर है, तो इनको कितने समय में नापा जा सकता है एक से दूसरी रेखा को पहुंचने के लिए। तो मेरे ये साथियों 4 मिनट में इन दूरियों को नापा जा सकता है। ठीक है, कितने मिनट में नापा जा सकता है? कम से कम 4 मिनट में इस दूरी को नापा जा सकता है। आगे बात करेंगे आगे बात कर लें तो अक्षांश रेखा की बात क्या हुई, खूबियां। ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है और ये 0 डिग्री विषुवत रेखा है, जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और अक्षांश रेखा हमेशा एक दूरी पर चलती है, समान दूरी होगी इनमें, ये कभी आपस में नहीं कटती। ठीक है, आपस में नहीं मिलती हैं। और दूसरी बात, इन रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा कौन सी होगी, तो इन रेखाओं में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा होगी। ठीक है, जिसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। और कुल रेखा अक्षांश रेखाओं की लंबाई या संख्या कितनी है? 179.2 मतलब +2 = 181। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करेंगे देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा की बात कर लें। देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं होती हैं। देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। सर्वाधिक कहां होती है भैया? ये यहां पर होती है भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, कहां होती है? भूमध्य रेखा के पास सबसे अधिक दूरी होती है इनके बीच में। आपसे पूछ लेगा देशांतर रेखाओं की सबसे अधिक दूरी कहां होती है, तो आप टिक कर देना भूमध्य रेखा के पास होती है। ठीक है, और ये भैया भूमध्य रेखा की खास बात यह भी है कि ये दोनों ध्रुवों को मिलाती है, दोनों ध्रुवों को मिलाती है। आपसे पूछ लेगा कि ऐसी कौन सी रेखा है जो दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, तो आप टिक कर देना देशांतर रेखा। मिल रहे हैं मेरे दोस्तों, यहां से चले हम यहाँ आगे तो ये दक्षिण ध्रुव, या यदि हम यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पहुंच गए उत्तरी ध्रुव पर, तो मिल रहे हैं दोनों रेखाएं। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर रेखा की दूसरी खूबी का नाम। देशांतर रेखा की दूसरी खूबी होगी यह आपस में कटती हैं या मिलती हैं। तो आपसे पूछ लेगा देशांतर रेखा या अक्षांश रेखा में कौन सी रेखा आपस में मिलती है, तो आप टिक कर देना देशांतर रेखा आपस में मिलती है। देखिए यहाँ पर मिल रही है ना, यहाँ से चले तो यहाँ पर मिल गई, इधर से चले तब भी मिल गई, इधर से चलेंगे ऐसे तब भी यहाँ मिल रही ना। तो साथ ही ये देशांतर रेखाएं जो आपस में मिल जाती है, परंतु अक्षांश रेखा कभी मिलती नहीं है। ठीक है, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। ठीक है, अब दूसरी बात कर लें। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है कि इनके बीच की मतलब इनके कुल संख्या कितनी है, इनकी कुल संख्या देशांतरों की संख्या कितनी है, तो देशांतर कुल संख्या होगी, कुल संख्या देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 360। कितनी होती है? 360 होती है इनकी देशांतर रेखाओं की संख्या। ठीक है, अब बात कर ले दूसरे तीसरे चौथे पॉइंट की तरफ। देशांतर रेखा की चौथी खूबी क्या होगी, तो देशांतर रेखा की चौथी खूबी होगी कि यह विश्व के समय को निर्धारित कर दिए, विश्व के समय को निर्धारित कर दिए, या विश्व के समय को क्या करती है? निर्धारित कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात कर लें। ऐसा कौन सी रेखा है, ये कहां पर जाती है जो विश्व के समय को निर्धारित करती है? कौन सी रेखा किस स्थान से होकर जा रही है? तो साथियों इसे कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा जो मेरे दोस्तों इंग्लैंड किससे होकर गुजरती है। जो मेरे दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, वो देशांतर रेखा सॉरी, वह इंग्लैंड के पास से होकर गुजरती है, इंग्लैंड से होकर गुजरती है, जो विश्व के समय को क्या करती है? निर्धारित करती है। इसे कहते हैं ग्रीनविच टाइम, ग्रीनविच मीन्स टाइम। ठीक है, ग्रीनविच मीन्स टाइम, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं जीएमटी, जिसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? जीएमटी कह देते हैं। तो आपसे पूछ लेगा कि देशांतर रेखा खूबी बताई पहली, तो ये दोनों ध्रुवों को मिलाती है। दूसरी खूबी आएगी ये आपस में कटती है मतलब मिलती हैं। तीसरी खूबी होगी कि उनकी कुल संख्या 360 होती है।
चौथी खूबी होगी देशांतर की, यह विश्व के समय को निर्धारित करती है। पांचवी खूबी होगी देशांतर की, यह कौन सी रेखा है जो निर्धारित करती है समय को, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जो इंग्लैंड के शहर से गुजरती है, इंग्लैंड से गुजरती है, जिसे कहते हैं मेरा GMT रेखा, ग्रीन विच मीन्स टाइम। ठीक है, आगे एक और खूबी होगी इसकी, कौन सी होगी, तो मेरे साथ ही बात सुन भाई, देशांतर रेखा छंद रेखा है, देशांतर रेखा हमेशा खड़ी होती है, ठीक है, और अक्षांश रेखा हमेशा पड़ी होती है। बात समझ में आई। अक्षांश रेखा में कुल संख्या 181 है, देशांतर रेखा में कुल संख्या 360 है। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभक्त करती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें रही जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। फिर आगे बात, हाँ थोड़ा सा एक इसमें पॉइंट रह गया है, इसे क्षेत्र को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को क्या कहेंगे, तो इस क्षेत्र को कह देंगे उत्तरी उच्च शीतोष्ण, उच्च शीतोष्ण या उच्च शीतोष्ण, ठीक है, या उत्तरी उच्च शीतोष्ण या उत्तरी शीतोष्ण भी कह देते हैं। इस भाग को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इस भाग को कहते हैं, इस भाग को कहेंगे दक्षिणी शीतोष्ण। क्या कह देंगे, दक्षिणी, इसे पूछ लेगा डायरेक्टली कि उत्तरी ध्रुव के भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव के भाग को, तो कहते हैं दक्षिणी शीतोष्ण, दक्षिणी शीतोष्ण कह देते हैं। आपसे पूछ ले इस भाग को क्या कह देंगे, जो भूमध्य रेखा के आसपास का है दोनों तरफ, तो इस दोनों क्षेत्रों को कह देते हैं मेरे दोस्तों उच्च शीतोष्ण। क्या कह देते हैं, उच्च उष्ण कटिबंधीय, सॉरी इसे कह देते हैं उष्ण कटिबंधीय। आपसे पूछ लेगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ध्रुवों के आसपास क्षेत्रों क्या कहते हैं, तो कहते हैं मेरे दोस्तों उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा से और 23.5 डिग्री मकर रेखा तक होता है दोनों में। ठीक है, और इस सबसे ऊपरी क्षेत्र क्या कहते हैं, अंटार्कटिक से ऊपरी उत्तरी ध्रुव वाले को उत्तरी उच्च शीतोष्ण, नीचे वाले कह देंगे दक्षिणी ध्रुव वाले को ये कह देते हैं दक्षिणी शीतोष्ण क्षेत्र। बात समझ आई। तो आप जो लिखना चाहो, जैसे आपको कोई समस्या हो रही है, जो बिंदु आपकी समझ में नहीं आया हो उसे लिख सकते हो, जिससे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे फिर भारत की, भारत किस रेखा से शुरू होता है, किस रेखा पर खत्म होता है, कौन से भाग में स्थित है भारत, भारत में कौन सी रेखा समय को निर्धारित करती है, तो ये बात करेंगे आगे। आप इसे लिखना चाहो लिख सकते हैं। तो देखिए मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, ये भारत का नक्शा बन गया। ठीक है, आप कहो भैया भारत का नक्शा कहाँ है, थोड़ा सा भैया हम आर्टिस्ट नहीं है, हम आर्टिस्ट होते हैं, आपको भारत का नक्शा बना के दिखाते हैं। हमें क्या करना है, हमें काम चलाओ करना है, हमें क्वेश्चन बनाने हैं बस। हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने, हमें उससे कोई मतलब नहीं कि आर्टिस्ट बनोगे या नहीं बनोगे, आपको नौकरी लेनी है आर्टिस्ट बनना है, ये बताना है कमेंट करके। तो मेरे दोस्तों ये होता है भारत का अंतिम छोर, उत्तरी वाला। ठीक है, यहाँ लिख दें उत्तरी भाग भारत का, ये हो गया दक्षिणी भाग अंतिम, ये हो गया पूर्वी भाग अंतिम, ये हो गया पश्चिमी भाग अंतिम। ठीक है, हाँ, तो साथियों उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, दक्षिणी भाग को क्या कहेंगे, पूर्वी भाग को क्या नाम दिया है, पश्चिमी भाग को क्या नाम दिया है। तो बात कर ले मेरे दोस्तों, उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, इंद्राकोल। आपसे पूछ लेगा कि उत्तरी भाग को क्या नाम दिया गया भारत के को, तो इंद्राकोल का आ गया है, जिसे मेरे दोस्तों भारत की प्रधानमंत्री पूर्व, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के नाम पर दिया गया है। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी, तो इन्हीं के नाम पर भारत के उत्तरी बिंदु को इंद्राकोल कहा गया है। ठीक है, आपसे ये पूछ लेगा कि इंदिराकोल किसके नाम पर पड़ा, तो इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था, भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। ठीक है, अब बात कर लें पूर्वी बिंदु को क्या किया गया है, भारत के अंतिम पूर्वी बिंदु क्या किया गया है, इसे कहते हैं किबथू। क्या कहते हैं, किबथू, जो मेरे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ये किबथू नाम का गांव है कोई, है ना, वही है अंतिम बिंदु भारत का पूर्वी। अब बात करें दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो इसे कह देंगे इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ये निकोबार में पड़ता है, निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह में अंतिम बिंदु है जो भारत का है। अब बात करें पश्चिमी बिंदु कौन सा हो भारत का, तो इसे कहते हैं गौर माता। क्या कहते हैं, गौर माता। गौर माता है मेरे दोस्तों गुजरात में पड़ता है, ये भारत का अंतिम राज्य है गुजरात। कौन सा, पश्चिमी क्षेत्र का। पूर्वी क्षेत्र का होगा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर का हो जाएगा इंदिरा कोल जो इंदिरा गांधी के नाम पर पड़ा था, और दक्षिण में हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो मेरे साथियों क्या है, किसमें, निकोबार में।
आपसे पूछ ले मध्य बिंदु कहां पर है मेरे दोस्तों, मध्य बिंदु कहां पर है, तो मध्य बिंदु है जो मेरे दोस्तों, उसे नाम दिया है कन्याकुमारी। क्या नाम दिया गया है, कन्याकुमारी। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा जिला किस राज्य में पड़ता है। तो भारत का सबसे बड़ा जिला है जो लेह, लेह गुजरात राज्य का है सबसे बड़ा जिला। ठीक है, अब इधर बनाने थोड़ा सा, देखिए मेरे दोस्तों आपसे पूछ लेगा भारत, ये हमने पृथ्वी बनाई थी, पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटा था हमने, जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा था। पृथ्वी हमारे यहाँ पर बांटे ऐसे 4 भागे करे हैं पृथ्वी के, तो पृथ्वी हमारी मेरे दोस्तों यहाँ पर है। ठीक है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो यहाँ से किस रेखा पर नाम पड़ा है, किस रेखा से शुरू हुई है, अक्षांश रेखा से पृथ्वी को भारत। सॉरी मेरे दोस्तों, पृथ्वी में 4 हिस्से हुए हमने कि भारत हमारे इस हिस्से में पड़ता है। ये किस्सा कौन सा रहेगा, उत्तरी पूर्वी। आपसे पूछ लेगा भारत किस क्षेत्र में पड़ता है, तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, ध्यान रखना। ठीक है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। भारत की स्थिति कैसी है, तो भारत की स्थिति है चतुष्कोणीय। कौन सी है, भारत की स्थिति पूछ ले आपसे तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, चतुष्कोणीय, जो भारत के, जो मेरे पृथ्वी के भैया उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, अब बात कर ले भारत जो स्टार्ट होता है यहां से, जैसे हमने यहां से स्टार्ट किया तो इसे मान लिया हमने ये, और ये भारत का अंतिम छोर है पूर्वी वाला, तो ये हो गया। अब नीचे से कहां से स्टार्ट हुए, इसे मान लें यहां से, और ये ऊपर वाला क्षेत्र कौन सा, ये मान लें। ठीक है, अब मेरे दोस्तों ये वाला क्षेत्र कौन सा है, इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, अक्षांश रेखा को। जो अक्षांश रेखा है कहां से शुरू हुई है मेरे दोस्तों, जो अक्षांश रेखा है कहां से शुरू हुई है। ठीक है, ये देशांतर हो गई और ये हो गई अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा भारत, जैसे यहां पर हमने ये मान लिया, यहां पर ये वाला हमने यहां मान लिया। ठीक है, जैसे ये बात समझ में आई? तो भारत यहां से शुरू हुआ उत्तरी गोलार्ध में, ये अक्षांश रेखा हो गई। इस रेखा को क्या नाम दिया गया है, तो मेरे इसे नाम दिया गया 8.4 डिग्री देशांतर रेखा, वो अक्षांश रेखा। ठीक है, ये मिनट का संकेत करती है, जो मेरे दोस्तों 4 के ऊपर एक डंडा खिंचा हुआ ना, ये मिनट का संकेत करती है। ये भारत हमारे उत्तरी गोलार्ध में 4.8 मिनट से शुरू हुआ है, और मेरे दोस्तों यहां पर कहां तक खत्म हुआ है, ये 37.7 मिनट पर जाकर खत्म हुआ है। ठीक है, अब बात समझ में मेरे दोस्तों, बात समझ में आ रही है ना। ये बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो कोई भी किताब यहाँ पर 7वीं बता दी, कोई किताब यहाँ पर 6वीं बता दी थी, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे देशांतर रेखा कहां से शुरू होता है, भारत, भारत किस स्थिति से शुरू होता है, किस रेखा से शुरू होता है, तो मेरे दोस्तों यह 68.7 मिनट से, और मेरे दोस्तों 97.25 मिनट तक चलता है। जो मेरे यहाँ पर किरथू राज्य अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, यहाँ पर गुजरात पड़ता है, यहाँ पर निकोबार पड़ता है, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट पड़ता है। बात समझ में, कोई डाउट, चलिए कोई डाउट नहीं है, नो डाउट हो तो मेरे साथियों आप वीडियो को लाइक करना भूलें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा भारत स्थित है, और ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसकी भारत की स्थिति चतुष्कोणीय है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अब बात कर लें भारत की स्थिति है, जो भारत का मानक समय रेखा कौन सी रेखा निर्धारित करती है, मैंने बता दिया क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन में इसका आंसर दे दिया मैंने। हमसे पूछ रहे भारत का समय कौन सी रेखा निर्धारित करती है, तो आप कह देना भैया मानक रेखा निर्धारित करती है, मानक रेखा। ठीक है, मानक रेखा निर्धारित करती है, जो मेरे दोस्तों यहां से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, ये मेरे दोस्तों यहां से देखिए, ये से गुजरती है। ए से होकर गुजरती है। ठीक है, मानक रेखा है जो मेरे दोस्तों 5 राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। और साथियों मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भारत के समय को निर्धारित करती है, भारत के समय को क्या करती है, निर्धारित करती है। जो आप घड़ी देखते हो ना, वही रेखा है जो मानक रेखा आपकी घड़ी को चला रही है, आपके समय को सेट किया है इसने भारत के हिसाब से। ठीक है, तो भारत देखिए कौन कौन से राज्य जो भारत के मानक रेखा गुजरती है, होकर गुजरती है, तो ये हो जाएगा यूपी, एमपी, एक हो जाएगा एपी मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश है ये, अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़, ये हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे देगा, इसमें से अलग हटके दे देगा कि कौन सी रेखा मानक रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती। तो आपको याद होंगे तो आप टिक कर दोगे, आपको याद नहीं होंगे आप टिक नहीं करके आओगे, छोड़ के आओगे क्वेश्चन को, बहुत छोटा क्वेश्चन है। अब इसे क्वेश्चन को छोड़ोगे तो साथियों आपको दुख लगेगा, तो छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं छोड़ने आपको। ठीक है, देखो कौन कौन से राज्य होंगे, यूपी, एमपी, एपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। बात समझ में आई, तो आप क्वेश्चन लगा दोगे, बना दोगे, कोई डाउट नहीं।
ये भारत के समय को निर्धारित करती है। ठीक है, ये मानक रेखा है ना यूपी के किस राज्य से किस जिले से होकर गुजरती है, क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जो मानक रेखा है यूपी के किस जिले से होकर गुजरती है, तो मेरे दोस्तों इसे कहते हैं ना इलाहाबाद। इलाहाबाद के पास एक नैनी पड़ता है जो मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, मिर्जापुर से थोड़ा सा अलग हट गए है। इलाहाबाद के नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है जो मानक रेखा यूपी के किस जिले से होकर गुजरती है, तो आप टिक कर देना इलाहाबाद की नैनी क्षेत्र से होकर गुजरती है। ठीक है, कोई डाउट? चलिए अब बात कर ले मेरे दोस्तों मानक रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा के समय के बीच समय का अंतर कितना होता है। मतलब कि ये विश्व के समय को निर्धारित करती है, वही मेरे साथियों भारत के समय को निर्धारित करती है। भारत के समय और विश्व के समय में कितने घंटे का अंतर है, तो मेरे दोस्तों आप टिक कर देना 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है, कौन सबसे बड़ा आगे चलता है, तो भारत का समय आगे चलता है 5.5 घंटे किस समय से, 0 डिग्री देशांतर रेखा से। ठीक है, जीएमटी रेखा से, जीएमटी समय से 5.5 घंटे भारत का समय आगे चलता है। ठीक है, अब बात कर ले मेरे दोस्तों एक रेखा और है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। यहां पर पड़ती है कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने भारत के राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा है जो मेरे दोस्तों भारत के 8 राज्यों से वो गुजरती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से। ठीक है, कौन कौन से राज्य होंगे वो, तो यहां लिख देंगे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। इनकी ट्रिक मैंने शानदार बनाई थी, आपको यह याद है, बहुत बढ़िया। नहीं याद है तो और बढ़िया। इनकी ट्रिक होगी झंडू पंडित जी 6 हमारे राज्य में। 8 राज्यों की ट्रिक क्या होगी? झंडू पंडित जी 6 हमारे राज्य में। अलग अलग ट्रिक है, अन्य ट्रिक है, परंतु हमने जो बनाई है अपने हिसाब से बनाई। ठीक है, झंडू पंडित जी 6 हमारे राज्य में। तो ये भारत के 8 राज्य सेट कर लेना, जैसे झारखंड, ठीक है, से पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से याद कर लेना झंडू पंडित जी से मिजोरम। ठीक है, इन राज्यों से वो गुजरती है। यूपी से होकर कर्क गुजरती है क्या? नहीं गुजरती है, ध्यान रखना। जो कर्क रेखा है यूपी से होकर नहीं गुजरती मेरे दोस्तों। ठीक है, यूपी से होकर गुजरती है क्या? यूपी से होकर गुजरती है कर्क रेखा? आप कमेंट करके जरूर बताएं। कर्क रेखा है जो देखिए यहां पर मानक समय रेखा को क्या नाम दिया गया है, कौन सी रेखा नाम दिया गया, ये क्वेश्चन यहां पर रह गया था, थोड़ा सा मुझे डाउट भी था, मैंने देखा तो यहां पर बात पता चली। तो देखिए भारत की मानक समय रेखा है, इसी भारत की मानक समय रेखा को नाम दिया है 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा से नाम दिया गया है, जो इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर पड़ता है। मिर्जापुर में एक नैनी क्षेत्र पड़ता है, वहां पर होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो यहां पर इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, यहां पर इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब बात कर लें थोड़ी सी भारत की। जैसे भारत यहां से शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ। ठीक है, यहां से शुरू हुआ पूर्व से और पश्चिम जाकर खत्म हुआ, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए मेरे दोस्तों, इन दोनों के बीच की दूरी है ना 2933 किलोमीटर होगी। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि उत्तर से पश्चिम की दूरी बताइए या पूर्व से पश्चिम की दूरी बताइए। पूर्व से पश्चिम की दूरी 2933 होगी। आपसे पूछ रहे उत्तर से दक्षिण की दूरी क्या होगी? उत्तर से दक्षिण की दूरी तो आप कितना भैया 3214 होगी, 3214 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बनता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का क्षेत्रफल है जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो विश्व के क्षेत्रफल से कितना परसेंट है, तो विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल है ना, विश्व के क्षेत्रफल से भारत का क्षेत्रफल है ये मेरे दोस्तों 2.4% ही है। मतलब कि भारत का क्षेत्र, भारत पर भूमि है जो विश्व की भूमि से 2.4% ही है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से कितने परसेंट रहती है। विश्व की जनसंख्या से भारत में जनसंख्या कितने परसेंट रहती है, तो जनसंख्या की बात कर ले भैया, जनसंख्या की बात कर ले तो भाव मेरे दोस्तों 16.4% शायद रहती है। 16.4 की लम्स में तो 16.4% की लम रहती है। ठीक है, कोई किताब 17.5 बता देती है, 7.5 है ना, कोई किताब 16.4 बताती है, कोई किताब कितनी बताती है, कितनी बताई मेरे दोस्तों?
17.5। तो यहाँ पर इसे सही कर लेना 17 यदि आपके पास 16.4% भी ऑप्शन में और 17.5 भी है तो आप कर दे 17.5 को। ठीक है, विश्व में निवास कर, विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है 17.5%। विश्व के क्षेत्रफल से भारत में क्षेत्रफल कितना 2.4%। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको कोई समस्या हो गई हो तो आप जरूर कमेंट करके बताएं, या कोई समस्या आई हो या समझ में नहीं आया हो। तो इस प्रकार हमने आज बताया भारत, पृथ्वी और भारत के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे जरूर, एक दो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ सकता है। तो साथियों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दबाकर शेयर करना है, दबाकर लाइक करना है, और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है।